नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स.com के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आपको बता दूं कि आज का हमारा विषय है कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें हम कंपनी सचिव यानी कि सीएस की जानकारी देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एलएलबी, सीए, सीएस से संबंधित नोट्स की वेबसाइट भी है, जो कि हिंदी नोट्स.com के नाम से है। वहां पर जा करके आप सभी विषय से संबंधित नोट्स को पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी, यह आपको बता दूं। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कैसे किया जा सकता है, इसके कितने चरण होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आगे पढ़ते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है। आपको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी, जिसको कि कंपनी सचिव कहते हैं हिंदी भाषा में, और नॉर्मल में हम सीएस बोलते हैं, ज्यादातर लोग सीएस बोलते हैं इन शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जाना माना नाम है। और कंपनी सचिव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि सचिव शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के सेक्रेटरियस से हुआ है। इसका मतलब होता है कि लिपि का कार्य करने वाला, ठीक है। और इसको नोटरी भी कहा जा सकता है या नोटरी भी कहलाता है। सेक्रेटरी शब्द सीक्रेट शब्द से बना है। सीक्रेट यानी कि गोपनीय, ठीक है। और सेक्रेटरी यानी कि गोपनीयता बनाए रखने वाला व्यक्ति। सीएस जो होता है यह एक कंपनी का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। ये कंपनी के सभी कार्य को करता है और कंपनी का मुख्य दायित्व का निर्वाह करता है। कंपनी सचिव को कंपनी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अलग अलग परिभाषा में आपको कंपनी के अलग अलग परिभाषा में कंपनी के सचिव के बारे में आपको अलग अलग बातें मिलेंगी। जैसे कि किसी परिभाषा में आपको कंपनी की आंख भी कंपनी सचिव को कहा जाता है, यह मिलेगा। कहीं पर वैधानिक अनिवार्यता को पूरे करने वाला व्यक्ति होता है कंपनी सचिव, ठीक है। परंतु अगर हम उसको संक्षिप्त में देखेंगे तो इसका कहने का मतलब यही है कि कंपनी सचिव जो होता है यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वह कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना कंपनी सचिव के कंपनी का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इन सभी परिभाषाओं का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत न्यूनतम 5 करोड़ लागत वाली कंपनी को सीएस रखना अनिवार्य है, यानी कि कंपनी सचिव को रखना अनिवार्य है। कंपनी सचिव को किसी कंपनी में अफसर के रूप में माना जाता है, तो कहीं पर इसको कर्मचारी के रूप में माना जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि कंपनी सचिव जो होता है वो कंपनी का एडवाइजर होता है या पथ प्रदर्शक जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो वह कंपनी का पथ प्रदर्शक माना जा सकता है। क्योंकि कंपनी सचिव, जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो कंपनी सचिव ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, कंपनी के एमओए कैसे बनेगी, कंपनी का एओए कैसे बनेगा, यह सब निर्धारण कंपनी सचिव ही करता है। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कंपनी सचिव के द्वारा ही होता है। तो कंपनी सचिव किसी भी कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि कंपनी सचिव केवल कंपनी में ही कार्य नहीं करता है, बट एज अ प्रैक्टिसिंग भी वह कार्य कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सीएस के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि सीएस के कार्य मुख्य रूप से कंपनी में होते हैं, लेकिन सीएस केवल कंपनी में ही कार्य नहीं करता है। सीएस सरकारी विभाग में भी कार्य कर सकता है। सीएस अपना खुद का प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कार्य कर सकता है, खुद का निजी व्यवसाय भी कर सकता है, कंपनी में भी वह कार्यरत रह सकता है। तो सीएस कई कार्य कर सकता है, जैसे फाइनेंस के सेक्टर में, अकाउंट्स के सेक्टर में, लीगल सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, निजी सेक्टर में, डिवीजन सेक्टर में, सभी में वह कार्य कर सकता है। अन्य कार्य के अनुसार वह उसके पास सीएस के पास विधि संबंधी जानकारी होती है, कंपनी संबंधी जानकारी होती है, ठीक है। वह कंपनी की आवश्यकता अनुसार राज्य में, केंद्र में एज अ सेल टैक्स ऑफिसर, एज अ एक्साइज ऑफिसर, एज अ लेबर और कॉर्पोरेट ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर सकता है। वह कोर्ट में भी कार्य कर सकता है कंपनी के रूप में, ठीक है। वह कंपनी के द्वारा कंपनी के कार्यों को लेकर के कोर्ट में भी जा सकता है। वह कोर्ट में एज कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है। तो ये सब जिम्मेदारियां सीएस में शामिल होती हैं, ठीक है।
कंपनी सचिव वार्षिक रिटर्न के लिए भी जिम्मेदार होता है। कंपनी के जो वार्षिक रिटर्न होते हैं उसके लिए कंपनी सचिव जिम्मेदार होता है, तो यानी कि रिटर्न भी फाइल करता है। तो ये कार्य कंपनी सचिव के होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कंपनी सचिव के बारे में कंपनी अधिनियम की धारा 203 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कंपनी के वैधानिक सभी कार्य जो है वो कंपनी सचिव करता है। ठीक है। कंपनी अधिनियम की धारा 13 के धारा 4 में कंपनी सचिव प्रैक्टिस और अंकेक्षण के रूप में इसका चुनाव होता है। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रैक्टिसिंग भी कार्य करता है, तो एज अ प्रैक्टिसिंग वो कंपनी अधिनियम 13 के धारा 4 के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। यह एक प्रशासनिक अधिकारी के यह एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करता है। ठीक है। एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वह इस प्रकार करता है। चूंकि कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर 29 में इसकी परिभाषा दी गई, जिसके तहत वह कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी दो तरह से कार्य करता है। पहला तो यह कि वह किसी कंपनी में अपॉइंट हो जाए और वह डेली रूटीन पे कार्य करे, यानी कि दिन प्रतिदिन के कार्य करता है। तो ठीक है, वह कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर 29 के अनुसार और धारा 225 में इसकी परिभाषा दी गई है, उस अनुसार वह कार्य करता है। जबकि कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रैक्टिसिंग वह धारा 224 के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। यह कंपनी ऑडिटर के रूप में भी कार्य कर सकता है। अब आपको बता दें कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कंपनी सचिव कहलाएगा या कंपनी सेक्रेटरी कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 22 के अनुसार योग्य व्यक्ति हो और वह आईसीएसआई का सदस्य हो। अब योग्य व्यक्ति कौन होगा? तो योग्य व्यक्ति वो होगा जिसने की कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास किया हो, उसके अनुसार ट्रेनिंग पूरी कर ली हो तथा वह आईसीएसआई का सदस्य बन चुका हो, तो वह योग्य व्यक्ति होगा, वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी कार्य कर सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें आईसीएसआई का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। अब आईसीएसआई क्या है? तो आईसीएसआई है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि इस सिर्फ मुख्यालय ही नई दिल्ली में है, बल्कि इसके कई केंद्र हैं जो कि अलग अलग शहरों में खोले गए हैं। ये लमसम हर शहर में उपलब्ध है, जो कि चैप्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी सीएस का जो छात्र सीएस करने के इच्छुक हैं, तो वह इसको कैसे कर सकते हैं और सीएस के कितने चरण होते हैं। तो आपको बता दें कि सीएस के 3 चरण होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। जो बच्चे जो छात्र सीएस कोर्स करना चाहते हैं वे 12th के बाद सीएस फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन में कोई स्ट्रीम का व्यक्ति एडमिशन ले सकता है, चाहे वह आर्ट का हो, चाहे वह साइंस का है, चाहे वो कॉमर्स का हो, बस फाइन आर्ट के व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। यानी फाइन आर्ट्स के छात्र जो है 12th करने के बाद भी सीएस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज की अनिवार्यता नहीं होती है कि आपको इतने परसेंटेज लाना है तभी आपका एडमिशन होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप बस पास होने चाहिए, 12th आपका पास हो, फिर आप सीएस में एडमिशन ले सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको फाउंडेशन के 4 पेपर जो कि सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनको पास करना आवश्यक होगा। जब आप फाउंडेशन पास कर लोगे देन आपको एग्जीक्यूटिव पास करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो, या तो फिर 12th करने के बाद आप फाउंडेशन पेपर पास करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। अब ग्रेजुएशन करने के बाद कौन छात्र इसमें एडमिशन ले सकता है? तो आर्ट वाला कोई भी छात्र, आर्ट स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम का या कॉमर्स स्ट्रीम का कोई भी छात्र एडमिशन ले सकता है, बस फाइन आर्ट वाले नहीं ले सकते हैं। इसके लिए भी 7 पेपर होते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव तथा कुछ सब्जेक्टिव होते हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करें तो प्रोफेशनल प्रोग्राम ये सीएस का तीसरा चरण होता है। तीसरा चरण क्यों? कि भाई 12th करने के बाद में आप पहले फाउंडेशन करते हो, फिर एग्जीक्यूटिव करते हो, फिर प्रोफेशनल करते हो। परंतु जो ग्रेजुएशन के बाद आए होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव करने के बाद में सीधे प्रोफेशनल में एडमिशन मिल जाता है, यानी उनके लिए ये दूसरा चरण माना जाएगा। ठीक है। यह केवल वही छात्र कर सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास कर चुके हों। उसको पास करने के बाद ही आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकोगे। ठीक है। इसके साथ या इसके बाद, यानी कि प्रोफेशनल प्रोग्राम के साथ या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम पूरा करने के बाद में आपको ट्रेनिंग करनी होती है जो 15 महीने की होती है। ठीक है। इसमें आपके 9 पेपर होते हैं।
जिनमें से एक पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ट्रेनिंग के बारे में आप देख लेते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है। तो ये 15 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए आप किसी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर में ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी को या उस कंपनी सेक्रेटरी को आईसीएसआई के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आईसीएसआई के द्वारा वह छात्र को ट्रेनिंग देने के लिए उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी वह मान्य होगा। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो, आप एग्जाम पास कर लेते हो, यानी कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जाम पास कर लिया, आपने ट्रेनिंग कर लिया, फिर उसके बाद आप आईसीएसआई के पास में फिर से अप्लाई करते हो कि भाई अब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, एज अ कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो आईसीएसआई आपको एक और ट्रेनिंग कराती है, जो कि फाइनल ट्रेनिंग होती है। वह 1 दिन की होती है या 2 दिन की होती है, वो अपने अनुसार देखते हैं। फिर वहां पर आपको सभी चीजों का निर्धारण करके वह आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं और उसी दिन से आप आईसीएसआई के मेंबर भी बन जाते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।